दोस्तों नमस्कार। आज संसद में मणिपुर पे चर्चा हुई। संसद में ओवरऑल हंगामा इस बात को था कि मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर को लेके काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। हम एक तरफ मणिपुर से जूझ ही रहे थे, दूसरी तरफ हरियाणा में नूंह में सांप्रदायिक हिंसा ने एक विकराल रूप ले लिया। दोस्तों, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या आपको याद है कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास कब शुरू हुआ था? यह जानना बहुत जरूरी है। 15,000 साल पुरानी संस्कृति में सांप्रदायिक दंगे कब शुरू हुए थे? 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले या 1500 साल पहले? निश्चित रूप से अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम गलतियां दोहराते रहेंगे। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं इसके कारण क्या है, कैसे इसको हम पहचानें और अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना होगा। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रिलीजन और हमारा अस्तित्व आपस में इतना जुड़ा हुआ क्यों है। बहुत सारे समाज में इस बात को कहा जाता है कि रिलीजन के कारण आपका जो अस्तित्व है वो परिभाषित होता है, आपकी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है रिलीजन। इससे ये पता लगता है कि आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका इतिहास क्या है, वगैरह वगैरह। और हमारे सारे रीति रिवाज रिलीजन के आसपास ही घूमते हैं। यहां तक तो किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन विवाद कब शुरू होता है? दोस्तों, विवाद तब शुरू होता है जब एक रिलीजन को यह लगता है कि वो दूसरे से सुपीरियर है। उसका आधार हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी भर दी जाती है कि वो दूसरों से सुपीरियर। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में विवाद नहीं होते। और यह विवाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। तो इसीलिए इसको सिर्फ हिंदुस्तान की नजर से अगर देखें और भारत सरकार के ऊपर लगातार लांछन लगाया जाए या स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा जाए कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो मुझे लगता है कि हम पूरी बात को शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सवाल आज इस बात का है कि आफ्टर ऑल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं और चारों की चर्चा मैं आपसे आज करूंगा। पहला, एक रिलीजन को लगता है वो सुपीरियर है, जैसा मैंने पहले कहा। आफ्टर ऑल अगर एक ही रिलीजन के लोग हैं, मान लीजिए कि हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, शिया और सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्यों आत्मघाती हमले किए जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में से एक को लगता है कि वो सुपीरियर है। कारण क्या है, सच्चाई क्या है, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को बराबर मान लें या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें तो एथनिक वायलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी तरह से अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में झगड़ा किस बात का है? वो एक दूसरे को क्रिश्चियन क्यों नहीं मानने को तैयार? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये तो विद इन रिलीजन की बात है। अब सवाल इस बात का आता है कि अगर कोई समाज दूसरे समाज को यह प्रूव करने में लग जाए कि वो दूसरे से सुपीरियर है, तो निश्चित रूप से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। और ये स्थितियां आज हमारे सामने हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो या नूंह की बात हो या कहीं और इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो। दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो आता है वंशावली, कि मेरा जो लाइनेज है, जैसा कि अगर आप देखें कि इस्लाम में भी शिया और सुन्नी के बीच में
वंशावली को लेके कि कौन सही है, कौन वास्तव में मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी। क्या मोहम्मद साहब की टीचिंग शिया जो कहते हैं वो सही है या जो सुन्नी कहते हैं वो सही है? इसको लेके विवाद है, और विवाद इस हद तक पहुंच जाता है कि एक दूसरे की जान लेने को लोग तैयार हैं। एक दूसरे के त्योहारों में बम के इस्तेमाल किए जाते हैं, आत्मघाती हमले किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा सुपीरियर हैं, और अक्सर क्लैशेस का कारण ये बन जाते हैं। और इस क्लैशेस में सुपीरियरिटी और लाइनेज को प्रूव करने के लिए फिर वायलेंस का सहारा लिया जाता है, जिसको हम एथनिक वायलेंस की बात करते हैं या रिलीजियस वायलेंस की बात करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, वो है अल्टरनेट। आज अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मणिपुर में एक कारण ये भी है कि अगर आपने मेरे हिसाब से मेरे हक को नहीं दिया तो मैं फिर कानून हाथ में लूंगा। आफ्टर ऑल, दो आदिवासी समाजों को अगर सरकार ने रिजर्वेशन देने की प्रयास किया तो झगड़ा किस बात का? आपको आपका हक मिल रहा है, अगर दूसरे को उसका हक मिल रहा है तो उसमें बुराई किस बात की? लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हक मुझे मिलना चाहिए। सामने वाले को अगर आप हक दोगे तो शायद कहीं ना कहीं मेरा हक मारा जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए अपने हक को बचाने के लिए मैं सामने वाले की जरूरतों को नहीं समझूंगा और अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करूंगा, और चाहे वो फिर वायलेंस ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि जब इस तरह के वायलेंस होते हैं तो उसके पीछे कई मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। एक जो आजकल हमने फ्रांस में देखा, वो क्या था? इमिग्रेंट्स आए, वहां रहे, पहले रहे रिफ्यूजीज की तरह पे। जब उनको वहां शरण मिल गई, सरकार ने उनको वहां पे जब रहने की जगह दे दी, सुख सुविधाएं दे दी, तो फिर डिमांड वो करने लगे कि नहीं, अब सुविधाएं हमारे हिसाब से चाहिए, हम अब अपना राइट रखते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि वो जबरदस्ती किसी देश में घुसे थे, ये उनका अपना देश नहीं है। तो यहां पे आप जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं वो उचित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमेशा इमिग्रेंट्स के साथ जहां जहां पे भी लोग गए हैं वहां समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। इमिग्रेंट्स थोड़े समय तक, तो जब तक उनके पैर नहीं जम जाते, वो डर डर के अपने हिसाब से या जैसे वहां सरकार कहती है वैसे वहां के समाज के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, ताकि उनको कोई भगाए नहीं, और वो समाज में रस बस जाते हैं। और एक बार जब वो वहां बस जाते हैं तो फिर जो नेटिव सिटीजन्स होते हैं, जो वहां के मूल नागरिक होते हैं, उनके बराबर अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं। और जब उनको हक नहीं मिलता और ये कहा जाता है कि आप इमिग्रेंट्स हैं, आप सिटीजन्स नहीं हैं, तो हम आपको वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकते, हम आपकी सिर्फ सहायता कर सकते हैं, वो उनको मंजूर नहीं है, और फिर कानून व्यवस्था वो अपने हाथ में लेते हैं, और फिर वहां पे वायलेंस होता है। तो जहां जहां पे भी इमिग्रेंट्स आते हैं, जिस जिस समाज में आते हैं, वहां सूनर और लेटर आपको समस्या दिखेगी, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो उस देश के नागरिक नहीं है, और जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं वो उनका हक भी नहीं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास वायलेंस एक रास्ता है, तो वो जोर जबरदस्ती अपना हक स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक समाज और है, समाज का तबका जो सिर्फ शिकायत करता है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए था, ये हमारा हक है, चाहे हो या ना हो। सच्चाई उनको पता नहीं होती, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि आप भी किसी से कम नहीं है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने हक के लिए लड़िए। और वो लोग उस उकसावे में आके फिर वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, और खुद समाज में, जिस समाज में वो रहने आए थे, उसके साथ फिर वो झगड़ा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे समस्या में आज बात इस बात की आती है
कि इस समस्या को फिर रोका कैसे जाए। देखिए दोस्तों, रोकने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, वो है सच्चाई बताना। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी किताब लेके आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कहीं मौका मिले तो इसको पढ़िएगा। एन आउटलाइन ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजी। ये किताब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। इससे आपको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वो करीब 14,500 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में कब आई? क्रिश्चियनिटी की तो शुरुआत ही 2000 या 22, आज की अगर हम डेट देख लें तो हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो क्रिश्चियनिटी का तो इतिहास 2023 साल का ही है। मुस्लिम समाज का इतिहास उससे भी कम है, करीब 1600 साल के आसपास। जब ये लोग आके ये कहते हैं कि नहीं, आपसे ज्यादा हम जानते हैं, यहाँ के संसाधनों पे अधिकार हमारा है, तो निश्चित रूप से जो समाज यहाँ पे 15,000 साल से रह रहा है, क्या उसको वो सही लगेगा? ये बात समझने की। ऐसे बहुत सारे समाज हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जब ये रिलीजन थे ही नहीं, तब दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत कुछ विकास हो चुका था। तो आज अगर आके ये रिलीजन के लोग ये बोलें कि हम आपसे सुपीरियर हैं, तो क्या नेटिव लोगों को ये पसंद आएगा? कि जब आपका उदय ही नहीं हुआ था, जब आपका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जब आपका रिलीजन एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब हमारी सभ्यताएं बहुत आगे पहुंच चुकी थी। लेकिन ये इतिहास स्कूलों में ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा। कारण यह हो रहा है कि इसके कारण समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही। तोड़ मरोड़ के कट पेस में जैसी जरूरत हो वो आदमी वैसा अपने हिसाब से इतिहास के पन्ने निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है, और ये बताने का प्रयास करता है कि शायद दुनिया की सच्चाई यही है, और बहुत सारी सच्चाई छुपा दी जाती है। एक उदाहरण जो पिछले दिनों मैंने देखा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सभ्यता किसको बोलते हैं? साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पल्लव राजा ने बनवाए, वहां के दूसरे राजाओं ने बनवाए, और जब वहां पे सत्ताएं बदली तो उन्होंने पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं, उनके ऊपर चोलाज ने और उनको सुशोभित किया, या उनके बाद जो राजा है उन्होंने उनके मंदिरों को और आगे बढ़ाया, क्योंकि उनको इस बात की समझ थी कि ये सामाजिक संस्थान हैं, ये समाज के लिए जरूरी है, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। ये थी सभ्यता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ? जहां पे हिंदू समाज के मंदिर थे उनको तोड़ के उनके ऊपर अपनी इमारतें बनानी शुरू की। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि शायद उनको ये लगता था कि उनके कॉन्सेप्ट हिंदू समाज से ज्यादा सुपीरियर है, तो सुपर इम्पोज करने की कोशिश की गई। झगड़े की शुरुआत वहीं से होती। तो दोस्तों, सच्चाई को जब तक हम समाज में नहीं बताएंगे, जब तक हम समाज के साथ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लोगों में सही जानकारी नहीं देंगे और डिस्टॉर्टेड सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, तो समाज में सिर्फ र्यूमर ही फैलेगा। समाज में सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नफरत ही बीजी जाएगी। उससे आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें समाज नहीं बना सकते। अगर हिंदुस्तान का इतिहास 15,000 साल पुराना है तो इसको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? हम ये नहीं कह रहे कि बाकी धर्म खराब हैं या हम ज्यादा सुपीरियर हैं, लेकिन हर इंसान को ये पता तो लगना चाहिए कि जब वो इस देश में आए थे तो यहाँ पहले भी सभ्यताएं थी, उनका भी सम्मान करना जरूरी है। उस समय भी यहाँ लोग थे और वहां जहां से वो आए हैं वहां से ज्यादा विकसित थे। जब तक ये हकीकत हम समाज को नहीं बताएंगे, तो जो लोगों को गलत फहमियां बताई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं र्यूमर्स, मिथ्स,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये तभी दूर होंगी जब हम समाज को सही इतिहास पढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ना तो कोर्ट्स इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं, बहुत बार शायद इन सेंसिटिव मुद्दों में कोर्ट्स भी जो हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई को झुठला के या छुपा के या साइडलाइन करके समाज बना नहीं सकते। हाँ, आप थोड़े दिन के लिए आर्टिफिशियल शांति क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती हुई आग को आप नहीं बुझा सकते। उसका एक ही तरीका है कि आपको सच्चाई खुल के बतानी होगी, ताकि लोग जब हकीकत के सामने अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो उनको ये एक्सेप्ट होगा कि हाँ, ये सच्चाई है। तो जब इंसान को सच्चाई पता होती है, जैसे कहा जाता है देख के मक्खी कोई नहीं खाता, जब उनको सच्चाई पता होगी तो एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। अभी एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोई जाती है क्योंकि इतिहास डिस्टॉर्टेड है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? ये बहुत लंबा और गंभीर मुद्दा है। अगर हम इस पूरे पे जाएंगे तो कई घंटों की चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से मणिपुर की घटनाएं हुई, जिस तरह से बाकी घटनाएं हुई, नूह की घटना हो रही, ये चिंता की बात है। एक सभ्य समाज में जब कुछ असभ्य लोग सच्चाई को नहीं जानते तो ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो लोग असभ्य हैं, जो सच्चाई नहीं जानना चाहते, उनको कौन पढ़ाएगा? उसका एक ही तरीका है कि आपको स्कूलों में, समाज में सच्चाई को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, फैक्ट्स को दिखाने के लिए कोई ना कोई साधन बनाने पड़ेंगे। और आज इंटरनेट हमारे पास है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस एपिसोड का भी एक प्रयास यही है, इस वीडियो का भी एक प्रयास यही है कि आप लोग सच्चाई जानें। कुछ बातें कड़वी हैं, लेकिन जिसके बारे में चर्चा जरूरी है। पहला सवाल, हिंदुस्तान में रिलीजियस वायलेंस कब शुरू हुए? खोजिएगा इंटरनेट पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में, राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जौहर कब शुरू हुआ? क्या ये वहां की परंपरा थी? नहीं थी। अभी अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपनी लाज को बचाने के लिए महिलाओं को जौहर करना पड़ा। क्यों? आज महिलाओं की इज्जत को लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। जिस तरह से मणिपुर की घटनाएं हुई वो निश्चित रूप से निंदनीय थी, लेकिन भारतीय इतिहास में महिलाओं ने जौहर किया, क्यों? कौन जिम्मेदार था? क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये सच्चाई की बात नहीं आनी चाहिए समाज में? क्योंकि जब तक हम सच्चाई की बात नहीं करेंगे, हम गलतियां दोहराएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस गंभीर मुद्दे पे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और सजेस्ट करिए कि समाज में सच्चाई कैसे प्रसारित की जाए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस गंभीर मुद्दे पे चिंतन करिए और सुझाव दीजिए। फिलहाल वंदे मातरम।